गुड इवनिंग। आवाज और आ रही होगी आप लोग कॉलिंग वालों को। चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, मतलब हम लोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग पढ़ रहे थे और अनुवांशिक रोगों में आए होंगे। अनुवांशिक रोगों में सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिए। चार में से एक पढ़ चुके हैं ना। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ना एक प्रकार का एनीमिया भी है। ठीक है, ये थोड़ा सीवियर है। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है? एक प्रकार का एनीमिया ही है। और एनीमिया है तो क्या होगा, ये वाला थोड़ा सीवियर इसलिए कंपैरेटिवली। सिकल सेल एनीमिया का तो कंडीशन मैंने बता दिया। इसमें ना ब्लड ना ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार के एनीमिया में रक्ताधान या ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एनीमिया में रक्ताधान या ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा सीवियर है। तीसरा वाला कौन सा था? वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब इसको मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा बुक में तो नहीं दिया है आपके क्लियर इतना। नाम से ही क्लियर है। कलर ब्लाइंडनेस, नेचर में जितने भी कलर रहते हैं उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता, पहचान नहीं कर पाते। दिखता तो है लेकिन ना पहचान नहीं कर पाते कलर में। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति, ये मेडिकल कंडीशन बता रहा हूं आपको। व्यक्ति क्या है, प्रकृति में मौजूद रंगों की पहचान नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है, मेडिकल एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल साइंस के हिसाब से। ठीक है, होता ये है, पढ़ते हम लोग कुछ और है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन एग्जाम दिलाना है। डॉक्टर लोग की पढ़ाई अलग रहती है, उनको मरीज का इलाज करना पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्ति इसमें क्या प्रकृति में मौजूद रंगों की पहचान नहीं कर सकता, कर पाता है, ये एक्चुअल मेडिकल कंडीशन। ठीक है, और होता क्या है, मतलब ये रियल कंडीशन है ना। एग्जाम में हमको क्या पूछा जाएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है हमको, ये देखते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग को याद रखना है कि ना, व्यक्ति दो रंगों, यही ऑप्शन में मिलेगा हमको, लाल और हरे में, व्यक्ति दो रंगों लाल और हरे में विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, व्यक्ति क्या है, दो रंगों लाल और क्या है हरे में विभेद नहीं कर सकता। तो ग्रीन और ना रेड कलर में इशू होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल का कलर है वो। ठीक है, आप याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। एक ऑरेंज कलर रहता है जिससे रायपुर वालों को कोई मतलब ही नहीं है, तो लाल और हरा ही है। शायद लाल में भी नहीं रुकते हैं कई लोग, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, लाल और हरा में क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना।
कंडीशन में आपको बता दूं क्या होता है, देखिएगा कलर ब्लाइंडनेस में, है ना, ठीक है। चेक कर देते हैं अभी, है ना, यहीं कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है कि कलर ब्लाइंड है नहीं, ठीक है। भाई आप बताइएगा ये कौन सा कलर है, ये वाला, कौन सा कलर है ये वाला, ग्रीन है कि रेड है, पक्का? हाँ, पूछते हैं, आप बताओ कौन सा कलर है, ये वाला कौन सा कलर, रेड है कि ग्रीन है? वो जिसको कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, वर्णांधता, ये दोनों कलर में ना अलग अलग समझता है उसको। उसको ना क्या बोलते हैं, जो अपना रेड कलर रहेगा ना, वो ब्राउन टाइप का दिखता है, और ग्रीन ग्रे टाइप का दिखता है, समझ गए? तो जो रंग एक्चुअल में रहता है वो उसको दिखाई नहीं देता है। इसको बोलते हैं कंडीशन को कलर ब्लाइंड, और ये हमारे एग्जाम में आता है। बट एक्चुअल में क्या है, सारे कलर के साथ दिक्कत है यही। तो नेचर में जितने भी कलर हैं उसको सब इधर का उधर दिखेगा, जो है वो नहीं दिखेगा, उसके बजाय कुछ और दिखाई देता है। कलर वही, ऑब्जेक्ट वही है, भाजी है तो भाजी दिखाई देगी, जैसे लाल भाजी ना, मतलब डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा, समझ गए हो ना? तो ये होता है प्रॉब्लम इसमें, किसमें, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू है। और लाइट क्या है कि लास्ट वाला क्या बच गया अपना, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ना रॉयल डिसीज बोलते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज बोला जाता है ना। तो हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, यह रोग सर्वप्रथम, यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की राजकुमारी जो है, वहां की क्वीन है ना, एलिजाबेथ वगैरह करके सीरीज चलता है, डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। यह रोग सर्वप्रथम क्या है, ब्रिटेन की राजकुमारी में क्या हुआ था, डिटेक्ट हुआ था, हीमोफीलिया, है ना। अनुवांशिक रोग कोई पढ़े तो उनके फैमिली में आ चुका है। इस रोग में रक्त का थक्का, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो इस रोग में क्या है, रक्त का थक्का क्या होगा, नहीं जमता है, ये क्लॉट नहीं होता है। इस रोग में क्या, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। तो इस रोग में क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो चोट लगने के बाद कोई भी तो क्या है, दिक्कत है भाई, ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो डेथ का खतरा है ना, फिर इससे ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो फिर क्या है, डेथ का खतरा है, ठीक है। तो ये चार अनुवांशिक रोग हैं जो हमको पढ़ना था। आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, अब एक चीज आपको बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आपको। ब्रिटेन की जो राजकुमारी, वहां का प्रधानमंत्री है ना, उसका फुल बॉडी चेकअप होता है जब वो लोग पद धारण करते हैं या पद में रहते हैं। जैसे कोई भी चुनाव जीतेगा तो पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा उसका, ठीक है, क्लियर। और ना बीच बीच में रेगुलर जांच होती रहती है, क्योंकि भैया छोटा मोटा देश का आदमी नहीं वो है, कुछ भी हो सकता है, फिर उसकी तबीयत खराब होने के कारण गलत बयान दे दिया, कुछ बोल दिया, समझ रहे हो, कुछ भूल गया अचानक, तो वो भी तो खतरा है ना। तो सबसे बड़ी देश के ना इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ सकता है, तो इसलिए उन लोग का जांच होता रहता है। कई लोगों को हो चुका रहा हो और पता भी नहीं लगा होगा, इसको डिटेक्ट हो गया पहली बार, समझ रहे हो ना। और एक चीज और है, मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट जिस कंट्री में हुआ है वहां पता लगेगा। भारत में उस मतलब ना उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है जितना ना अमेरिका वगैरह में हो चुका है या यूरोप के कंट्रीज में, तो वहां पता लग जाती है ये चीजें, हमको बाद में पता लगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
हेपेटाइटिस ना लगभग 20 साल तक भारत में पता नहीं था, हेपेटाइटिस के बारे में 20-25 साल तक नहीं पता। अब सुन रहे हैं हम लोग, जबकि यूरोप और अमेरिका में हेपेटाइटिस होता था, उसके वैक्सीन चालू हो गए थे लगने, वो वाली बात। तो वही है ना मेडिकल साइंस एडवांसमेंट, तो वहाँ एक एक चीज का यहाँ पे बिल्कुल सीरियस तरीके से ना जांच होती है, और वो छोटी मोटी फर्स्ट सिटीजन है भाई ब्रिटेन की, तो उसको तो और संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि पता है डिसीजन लेती है। भारत में जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं ना, वो ब्रिटेन की क्वीन को है। तो पता है भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से ही तो लिया गया है। सॉरी, पद बोल रहा हूँ, मतलब वो क्या कि ना हमारा जो वो रहेगा, राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान रहेगा, जबकि मेन पावर ना प्रधानमंत्री उसके कैबिनेट के पास, सेम वैसी है। लेकिन क्या वो डिसीजन नहीं लेती? डिसीजन लेती है, मानना पड़ता है पार्लियामेंट को। तो ये है, तो वहीं पे ट्रेस हुआ। बाकी इससे पहले कई लोगों को ना हो चुका रहा होगा, तब फिर लोगों को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम होता है तो हीमोफीलिया होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये 4 रोग हैं जो वो क्या है, अनुवांशिक रोग है। इसके आगे का देखते हैं हम लोग। आ, इसके आगे का है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं देखिएगा, शरीर की वृद्धि, बाद में बोल दूंगा तो नहीं बनेगा जी। लिखो, शरीर की वृद्धि विभिन्न क्रियाओं के संचालन जैसे सोचने, समझने, खेलने एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। तो यह ऊर्जा क्या पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है, और इस प्रक्रिया को क्या पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, अभी पोषक पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पोषक पदार्थों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एकदम टुच्चा सा प्रश्न आता है वो भी गलत कर देते हैं हम। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण, कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर। तो कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर पोषक तत्व ना 2 प्रकार के होते हैं। कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक कार्बनिक, कार्बनिक को ऑर्गेनिक बोलते हैं, और दूसरा भी अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। तो कार है ना, और कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक, और क्या है अकार्बनिक मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक। कार्बनिक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, या पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिख लेंगे, ऐसे पोषक पदार्थ, ऐसे पोषक पदार्थ जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है। ठीक है, तो जिनमें क्या है, कार्बन तत्व उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, उसको ना हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। कार्बन क्या होता है, किसको बोलते हैं कार्बन, देखे हो क्या? कार्बन क्या है, किसको बोलते हैं कार्बन, देखे हो कार्बन? अरे तत्व यौगिक मिश्रण पढ़े होगे बचपन में, 10वीं में है, 8वीं 9वीं में है। हाँ, अरे वाह, किसी को नहीं पता जी तत्व क्या होता है, यौगिक मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं।
उसको तो पदार्थ बोलते हैं। अरे भैया कार्बन कोयला, कोयला ही कार्बन है केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, इसका फॉर्मूला सी होता है। क्लियर। तो कार्बन तत्व मतलब कोयला से नहीं बना है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। कार्बन एक एलिमेंट है जिससे ढेर सारी चीजें बनती है। जैसे कि ना बेसन से भजिया बनता है, ठेठरी बनता है, बूंदी बनता है, सेव बनता है, मिक्सचर बनता है, चीला बनता है। समझ रहे हो? लेकिन ना चीला से बूंदी नहीं बनता, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। तो कार्बन का एक उदाहरण कोयला है। कोयला देखियो ना, वैसे ही कार्बन से हमारे भोज्य पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है। क्लियर है? कार्बन एक तत्व है, तत्व यौगिक मिश्रण को केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अब विस्तार से। उतना पता होना चाहिए। आप लोग बेसिक चीजों को पढ़ते रहो, अगर पूरा जीरो हो चुका है तो। समझ रहे हो? बेसिक चीजों को तो कम से कम जो अपने एंड से पढ़ते बन रहे हो उसको पढ़ो, बुक तो बता दिया हूं मैं। खरीद लो, उसको पढ़ना चालू करो। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे पोषक पदार्थ जिनमें ना कार्बन तत्व उपस्थित होता है उसका उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यौगिक है ना, जो कार्बन तत्व से बना है। कार्बोहाइड्रेट हो गया। और इसके बाद है वसा। वसा को फैट बोलते हैं। प्रोटीन को तो प्रोटीन ही कहा जाता है। ठीक है। और विटामिन। ठीक है। तो ये चारों के चारों क्या है, जिनमें क्या है, कार्बन तत्व उपस्थित रहता है। जिनमें क्या होगा, ऐसे पोषक पदार्थ जिसमें क्या है, कार्बन अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऐसे पोषक पदार्थ जिनमें क्या होता है, कार्बन अनुपस्थित होता है। तो जहां पे कार्बन अनुपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है, अकार्बनिक पदार्थ। तो इसका एग्जाम्पल है खनिज लवण, मिनरल और सॉल्ट। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबको। तो ये कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है इनका। मैं सुजाता लास्ट क्लास में बुक बता दिया हूँ, अरिहंत का ले लीजिएगा, इंसाइक्लोपीडिया साइंस के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, अरिहंत का इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है। तो ये कार्बन तत्व की उपस्थिति के आधार पे। अगला जो है, अगला जो है वो क्या है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है आ, विखंडन होने के आधार पर। विखंडन का मतलब होता है उसका डिग्रेडेशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसका विखंडन मतलब डिग्रेडेशन मतलब वो मतलब टूटता है कि नहीं, यौगिक कि नहीं टूटता है, उस आधार पर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, अविखंडनी का विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है। विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है। यह दोनों पदार्थ शरीर द्वारा, यह दोनों पदार्थ शरीर द्वारा सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो यह दोनों पदार्थ क्या है, शरीर के द्वारा क्या है, सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो वो ना क्या है, अविखंडनीय पदार्थ है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले पता हो कि जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक, और नहीं है वो इनऑर्गेनिक। यही पूछा जाता है कि फलाना कार्बनिक है कि इनऑर्गेनिक, कार्बनिक है कि अकार्बनिक। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो विखंडनीय है कि अविखंडनीय। ठीक है। तो ये तो आपको मेन क्लासिफिकेशन पता रहे सबसे पहले। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट। चलिए, तो इसमें से ना यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है, विखंडन पाचन के दौरान इसका हो जाता है। ठीक है। हाँ। ठीक। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं हम लोग क्या है।
पोषक पदार्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रोटीन को। अब आपको तो क्लासिफिकेशन पता लग गया क्योंकि वो किस में आ रहा है, विखंडनी में आ रहा है ना। तो प्रोटीन को देखते हैं, ये इसके सोर्सेस क्या है, क्यों खाते हैं और कमी से क्या बीमारी होती है ना। तो प्रोटीन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ये तो अभी आपको बता ही दिया। तो कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें ना कार्बन तो अवश्य रहेगा ही, है ना। तो ये क्या है, चार तत्वों से मिलकर निर्मित है। प्रोटीन क्या है, चार तत्व कौन कौन से हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर निर्मित होता है। नाइट्रोजन से मिलकर निर्मित होता है, ठीक है। यह चारों तत्व यह चारों तत्व मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं। अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह चारों तत्व मिलकर अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं, जिससे अंत में प्रोटीन बनता है, ठीक है। अंत में प्रोटीन बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यह चारों तत्व मिलकर के अमीनो एसिड बनाते हैं, जिससे क्या अंत में प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये इसमें कार्बन आ गया ना, इसमें कार्बन आ गया, इसलिए वो कार्बनिक है, ठीक है। इसमें कार्बन है इसलिए कार्बनिक, ठीक है। तो ये प्रोटीन का हिसाब किताब है। प्रोटीन के ना सोर्सेस देख लेते हैं हम लोग, आ जाइए। प्रोटीन के ना सोर्सेस देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन के सोर्सेस देख लीजिएगा। एक चीज याद रखेंगे, प्रोटीन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस में मिलता है। रिच सोर्स पूछा जाएगा आपसे हमेशा कि ना प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में मिलता है, क्लियर है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में मिलता है ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन मिलता है, जो उसके सोर्सेस है दालें, पल्सेस, जैसे मसूर दाल, उड़द दाल, ये सब दालें हो गए, है ना। और अंकुरित अनाज, स्प्राउट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दालें हो गए, अंकुरित अनाज हो गए। और इसके बाद क्या है, मांसाहार, मांसाहार में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। मांसाहार जैसे क्या हो गया, चिकन, मटन, एग इत्यादि, ठीक है। तो मांसाहार, चिकन, मटन, एग इत्यादि में हो गए, दालें, अंकुरित अनाज हो गया, अनाज हो गया, है ना। सर्वाधिक जो मिलता है, ठीक है, सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या होता है, सोयाबीन में मिलता है। सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में जो पाया जाता है वो किसमें, सोयाबीन में। 40% अराउंड रहता है, 40 to 45%। वो लगभग ना उस डबल है, नॉनवेज से डबल इसमें मिलता है, ठीक है, क्लियर। मतलब अगर आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो, 100 ग्राम ना सोयाबीन खा रहे हो, तो 100 ग्राम में ज्यादा रहेगा, चिकन से दुगना प्रोटीन, ठीक है। हाँ, सोयाबीन का बड़ी भी आता है, और उसका, हाँ, क्यों रहेगा कम, तो बनाने से क्या होगा। अरे भाई, बिल्कुल कम नहीं होता, पूरी मात्रा में रहता है। कोई भी ना कम कब होता है पता है, भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व, जब उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस कर दिया जाए या बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए। आपको पता है कैसे बनता है सोयाबीन का बड़ी,
सोयाबीन का बीज रहता है, वो खाए हो झुर्गा? हाँ, तो झुर्गा टाइप का बीज रहता है, उसको क्रश करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, उससे निकलता है तेल। सोयाबीन, मूंगफली का तेल आता होगा घर में, नारियल का तेल भी देखे होगे, सोयाबीन का भी तेल आता है। अब वो जो ना, वो जो कूटा गया पार्ट है ना, उसको क्या करते हैं, ऐसा मशीन में वो कर करके छोटा छोटा बॉल बना के सुखा देते हैं, तो सोयाबीन है। तो बहुत अच्छा चीज है, उसमें फैट को निकाल दिए हैं, प्योर प्रोटीन बचता है उसमें। तो काहे को नष्ट होगा? क्यों नष्ट होगा? कोई भी चीज पोषक तत्व तो कब नष्ट होता है पता है? रिफाइन करने से और बार बार गर्म करने से। जैसे आप दाल फ्राई बना घर में, सुबह सुबह खाए, अरे बहुत सारा बन गया, रख देते, रात में खाए, अरे थोड़ा सा मस्त बना था यार, कल सुबह खा लेंगे। तो 3 बार आप उबाल दिए, उसको गर्म कर दिए, तो जब सुबह खा रहे हो या रात में खा रहे हो, तो उसके पोषक तत्व तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं या बहुत कम हो चुके हैं। तो एक बार उबालना, सेकना, बनाना वो ठीक है, अब उसको बार बार गर्म करने से पोषक तत्व न वो हो जाते हैं। प्रोसेस करने से केमिकली, जैसे गेहूं को पीस दिए दरदरा, तो गेहूं का आटा बन गया जो रोटी, और पीस दिए चिकना मैदा बन गया, और प्रोसेस कर दिए, उसको खराब हो गया, वो मैदा कोई काम का नहीं है। गेहूं का जो पिरोते हैं तो जूस निकलता है, उससे गुड़ बनता है। तो डायरेक्ट गुड़ खा रहे हैं, उसके पोषक तत्व तो ज्यादा लाभ करेंगे। उसी को केमिकल प्रोसेस करके सल्फर कोटिंग करके शक्कर बना दी, मिश्री बना दी, कोई मतलब का नहीं। समझ गए? ठीक है। तो सोयाबीन से कुछ चीज खराब नहीं होता है, सोयाबीन बिल्कुल बेसिक चीज है। मांसाहार में ना, रेड मीट में ज्यादा रहता है प्रोटीन। रेड मीट मतलब क्या हो जाएगा? मटन, बीफ, पोर्क, इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है। हाँ, वो नॉर्मल मुर्गे की तुलना में उसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है, वो अलग प्रजाति है, चिकन में अलग है, तो उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से बताना है क्या उसको? हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। नहीं बताने तो बता दो। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ये वाली स्लाइड में थे, सॉरी। प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का वो सोर्स है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड ना पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जिससे ना प्रोटीन बनता है। ठीक है, अमीनो, दो अमीनो एसिड पेप्टाइड फूड, क्या सोयाबीन में 100% खाना चाहिए। 100। हाँ, ज्यादा देखो यार, अति में क्षति, अति सर्वत्र वर्जित बोलते हैं ना, तो सब जगह सिद्धांत लागू होता है। रोज चिकन खाएगा, उसका भी काम तमाम हो जाएगा। हाँ, नहीं, सोयाबीन ना आप हफ्ते में 2 या 3 दिन खा सकते हो, या अल्टरनेट डे में, 2 2 दिन के गैप में, कुछ नहीं होगा। कम मत, अब जितना जरूरत है उतना खाओ ना, फिर क्यों, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले कि ना, प्रोटीन की कमी से ना होने वाले रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। अच्छा, कार्य को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको ना कमी से होने वाले रोग को पढ़ेंगे। हाँ, तो कैसे? अब गलती हो गया तो हाई कोर्ट में केस चला हुआ, गलत लिख डाले, फांसी में चढ़ा देना चाहिए इसको, है ना? अरे हद है, हो जाता है भाई गलती किसी से भी, मैं रोबोट हूँ क्या? और रोबोट भी काम नहीं करेगा, बैटरी उसकी डाउन हो जाएगी तो। थोड़ा तो वो लॉजिकल बनो जी। मैं अच्छा इसलिए कि सीक्वेंस में याद रहेगा, इसलिए मैं उसको वो कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। हद है भाई। फिर तो नहीं बताओगी तो क्लास में मत आना बोल दूंगा मैं कल से। पूछता हूँ विचार प्रश्न, थोड़ा सा तो लॉजिकल बनो। वकील बुला लो, जाओ। तो प्रोटीन हम लोग क्यों खाते हैं? प्रोटीन देखिएगा, हमारे शरीर में कोशिका रहती है, कोशिका की एक बाउंड्री रहती, मतलब कवच, जैसे मोबाइल में ना स्क्रीन गार्ड रहता है वैसा। तो शरीर की कोशिका, शरीर की कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो शरीर की कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है।
ठीक है, तो शरीर की कोशिका झिल्ली क्या है, प्रोटीन से बनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। और क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जिसको क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, आरएनए बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो शरीर का क्या है, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, जीन एवं क्रोमोसोम का बना होता है। सॉरी, शरीर का आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल, ये सॉरी, क्रोमोसोम प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया, है ना। और इसके बाद और क्या है, ये क्या करता है, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, और चोट लग जाता है, कहीं गिर गुरा गए तो देखना वो सूख के पपड़ी जमता है और नया सेल आ जाता है, वो प्रोटीन ही है। ठीक है, तो शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, तो ये सब प्रोटीन के द्वारा होता है। ये सब प्रोटीन के कार्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली ना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, हमारे बॉडी का खांचा बनाता है, तो इसलिए इसका ना रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नया सेल यही बनाएगा, और ना पुरानी क्या है, सेल जो डैमेज हो चुकी है, चोट लग गया है, छिल गया है, कट गया है, तो वो हेल्प करता है नया बनाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा जेनेटिक मटेरियल सारा का सारा, है ना, आगे कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे, वो प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, प्रोटीन की ना कमी से होने वाली बीमारियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, कई बार प्रश्न आया है। प्रोटीन की कमी से होने वाली क्या है, बीमारियां, है ना। तो प्रोटीन की कमी से बीमारियां जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, ये, तो इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बीमारी होती है वो तो टिक कर दोगे ऐसे ही, लेकिन ना वो लक्षण भी पूछे जाते, डिटेल में आता ही। ठीक है, तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है, एक है मरासमस और दूसरा है क्वाशियोरकर। इसमें पहला क्या है, मरासमस, और दूसरा है क्वाशियोरकर। ठीक है, मरासमस और क्वाशियोरकर। अब ये दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मरासमस में क्या होता है, शरीर में प्रोटीन के साथ साथ जितना पोषक तत्व अभी विखंडनीय, अविखंडनीय, कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़े हैं, वो कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, कुछ भी नहीं रहता, सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती। तो हम लोग तो प्रोटीन की कमी से पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन तो हाई है, कम होगा, बाकी भी कम रहता है। तो प्रोटीन के अतिरिक्त सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शरीर में प्रोटीन के अतिरिक्त सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
तो बच्चों को कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा शरीर कंकाल के जैसे हो जाएगा भाई। ठीक है। और बच्चों को होने वाली गंभीरतम बीमारी है जिसमें शरीर कंकाल के जैसा हो जाता है। ठीक है, जिसमें शरीर क्या है, कंकाल के जैसा हो जाता है। ठीक है। और शरीर फूला हुआ या जिसको एडिमा बोलते हैं, नहीं दिखाई देता। अर्थात सूजन अनुपस्थित। अर्थात क्या है, सूजन इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो शरीर फूला हुआ या एडिमा नहीं दिखाई देता। और क्या होता है यहाँ पर ना, सूजन नहीं होता है शरीर में। ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं मरासमस। और क्वाशियोरकर में क्या होता है, शरीर में केवल प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, तो शरीर में केवल क्या है, प्रोटीन की ही कमी होती है। और पेट वाला हिस्सा फूला हुआ किंतु शेष हिस्सा, शेष हिस्से की मांसपेशियां, तो मसल ही तो प्रोटीन रहता है हमारे बॉडी में, तो शेष हिस्से की मांसपेशियां कमजोर दिखती हैं। तो इससे पहचाना जाता है। और माँ बाप लोग क्या है, डाउटफुल रहते हैं बच्चे को, उन लोग क्या जानेंगे। वो लोग सोचते हैं गणेश जी जैसे है ना, पेट निकला है टोलू मोलू ही हमारा बच्चा स्वस्थ, अभी इमेज देखते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रकार का सूजन, बीमारी वाला सूजन है। ठीक है, क्लियर है। तो पेट वाला हिस्सा फूला हुआ किंतु शेष हिस्से की मांसपेशियां क्या होती है, कमजोर दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है, मरासमस और क्वाशियोरकर में क्या है, अंतर है। ठीक, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया हुआ अलग से, कई बार आ चुका है। रीजन ये, आप बच्चों को पढ़ाओगे तो भाई आप एक्नॉलेज करा सके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को, कि मेरे को गड़बड़ लग रहा है भाई, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ आप, है ना। क्योंकि माँ गांव में कहाँ पता रहेगा लोगों को। ठीक है, क्लियर। और इसको बोलते हैं कुपोषण। ये क्या है, यह स्थिति कुपोषण कहलाती है। यह स्थिति क्या है, कुपोषण कहलाती है। माल न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ। मैं, आप पहली क्लास में आए थे, सबसे पहला क्लास। मैं देखना उसको, वीडियो को। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या, सीजी टेट और सी टेट, अरिहंत पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर आपको लेना है। उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ना क्वेश्चन कैसे आता है। उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन कई बार। क्लियर, तो उसको ले लीजिएगा आज। क्या हो गया मैडम, क्या हो गया जी। अरे यार, आप बहुत बात करते हो, क्लास से बाहर करूंगा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, समझ गए। अरे यार, बड़े हो गए हो आप, और आप भड़कोगे मेरे ऊपर, बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ। पीछे जाके बैठो आप। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, आप जब से आए हो बदमाशी करते रहते हो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्लास से बाहर कर दूंगा अब। और आप भी मैडम। नहीं अच्छा लगता ना तो मत आया करो।
दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाशियोरकर मरासमस में अंतर है। हम लोग ना इमेज देखते हैं तो आपको अंतर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना सिंपल सा क्वेश्चन क्या आएगा पता है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है, ग्रुप में दे देगा। जैसे रतौंधी मरासमस, मरासमस क्वाशियोरकर, बेरीबेरी क्वाशियोरकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समझ रहे हो? तो ये ग्रुप में दे देगा, तो ये तो आपको पता ही, बहुत सारे लोगों को ये पता भी रहा होगा। ठीक है, पढ़े होगे कहीं तो पता रहा होगा, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। लेकिन अब वो क्या है पता है, क्वेश्चन आएगा उसी टॉपिक से, बस कान पकड़ने का ना, इधर से या उधर से तरीका चेंज हो जाता है। तो अब थोड़ा ना आपको इन डेप्थ पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे अंतर पैदा होता है, कैसे अंतर पहचानेंगे दोनों में, मरासमस और क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इमेज देख लेते हैं इसका। ये देखिएगा इमेज, ये मरासमस वाला है, पूरा शरीर कंकाल के जैसे दिख रहा है। वो बिल्कुल ना, ना फैट है ना प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है बॉडी में, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं रहेगा तो हाल होना है भाई। ठीक है, तो ये सबसे गंभीर बीमारी है। मतलब ना, कुछ इमेज में मिल जाएगा जिसमें क्या होगा पता है, बच्चे के पास इतना ताकत नहीं रहता कि हाथ को ऐसे उठा सके, तो लकड़ी का खपच्ची लगा के रखते ऐसे सीधा उठाने के लिए, ताकि वो थोड़ा कुछ मूवमेंट कर सके शोल्डर से। तो ये हालत हो जाती गंभीर। सेकंड वाले में क्या है पता है, पेट वाला हिस्सा ऐसा फूला रहता है। सेकंड वाले में क्या है, पेट वाला हिस्सा ऐसा फूला रहता है, जैसे ये भी इमेज है, ये इसमें पूरा क्या है पता है, कंकाल बन गया है इसमें ये। और इसमें क्या है पता है, इसमें पेट वाला यहाँ देखो, छाती में कंकाल वाला ये वाला हिस्सा रिब दिखता है, लेकिन ना पेट फूला हुआ है। ठीक है, ये पेट फूला हुआ हिस्सा, माँ बाप को क्या लगता है पेट फूला में बच्चा स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ नहीं है। क्योंकि ना पता है, शरीर में होने वाला जो सूजन है ना, वो क्या है, शरीर में होने वाला सूजन बड़ा खतरनाक है। अब कैसे पता करेगा डॉक्टर उसको, है ना? इसमें क्या हुआ है पता है, एक हमारे बॉडी में प्रोटीन रहता है एल्बुमिन, उसको ना लीवर बनाता है। और एग का येलो पार्ट है ना, तो वो तो योक है, व्हाइट वाला पार्ट सबसे ऊपर का, उसमें एल्बुमिन प्रोटीन रहता है। उसमें ना एल्बुमिन प्रोटीन रहता है। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में क्या करता है पता है, पानी को और हार्मोन को बाइंड करके, मतलब बांध के रखता है। जब लीवर प्रोटीन नहीं बनाता एल्बुमिन, या कोई खाता ही नहीं है एल्बुमिन, तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी किसकी, एल्बुमिन की। और जो ब्लड का पानी है ना, ब्लड तो पानी 95%, तो ब्लड का जो पानी वो बाहर आना चालू हो जाता है। कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो पानी कहाँ भरता है, घर सामने नाली में, डबरी में, खाली जगह में पानी भरेगा। तो हमारे बॉडी में खाली जगह कहाँ है, दो अंगों के बीच का जगह। कुछ बड़े ऑर्गन खाली रहते, जैसे लंग्स खाली रहता है, पेट खाली रहता है, अंदर खाना खाते हैं तभी भरता हूँ। तो क्या होता है, लीवर से जो पानी है ना वो पेट में, लीवर का सॉरी, ब्लड से जो पानी है ना वो पेट में आके भरना चालू हो जाता है। तो पेट ना फूल जाता है, पेट फूलेगा। अब इसको डॉक्टर कैसे पता करता है, फूला हुआ हिस्सा गंभीर है कि नहीं है, तो कितने सेंट मिलीमीटर दब घुस रहा है अंदर, दब रहा है, उसको चेक करते हैं। तो डॉक्टर बच्चे को बुलाएगा, चेयर में बिठाते हैं, ऐसे पेट पेट वाला हिस्सा ना ऐसा दबा के रखते हैं, ऐसा, है ना? कितने, अब वो तो अंदाजा लग जाता है कितने मिलीमीटर, नहीं है तो अपना क्या किए, स्केल को ऐसा दबा के देख लिए कितने अंदर तक घुस रहा है अंदर, है ना? तो क्या किए डॉक्टर है, ऐसा दबा के रखता है हाथ को 1-1.5 मिनट करीब। अगर ना क्या है, दबाने के बाद अगर वो दबाया हुआ हिस्सा, है ना, अगर वो बाहर आ जाए ऐसा, और थोड़ी देर में वो बाहर आके नॉर्मल हो जाए, कुछ ही सेकंड या मिनट में, तो उसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन वो धंसा रहे, जैसे आप देखिएगा क्या है, टेनिस का बॉल आप दबाओगे तब जाएगा, छोड़ोगे तो वापस अपने कंडीशन में आ जाए। आटा का लोई, आटा का लोई दबाए दब गया, वापस अपने कंडीशन में नहीं आया, मतलब वो गड़बड़। अगर वापस कंडीशन में नहीं आया तो वो समझ जाता है कि डॉक्टर फिर उसका वेट करवाए, उम्र पूछा जाएगा, ब्रेन वगैरह का ऐसा टेप से देखते हैं, क्योंकि हम लोग हाइट बढ़ती है ना उम्र के साथ, ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, उसको भी स्कल को, छोटे बच्चे होंगे घर में, आप क्या देखना कभी गए होगे, ऐसा वजन तो लाते हैं बिठा के, फिर ना टेप से ब्रेन को ना मापते भी हैं। तो हमारा ओवरऑल वो पता लगता है, हाइट का मेजरमेंट करते, वजन का, ब्रेन का। तो डॉक्टर करवाएगा, अंडरवेट निकलेगा बच्चा। मान लो 3 साल में 10-12 किलो होना चाहिए, वो 5-6 किलो ही निकलेगा, जबकि दिख रहा है पेट फूला फूला हष्ट पुष्ट है। नहीं,
और ऐसा ही ना इसको ओडीमा बोलते हैं, ऐसा ही पानी भरता है कैंसर जब किसी को हो जाता है, किडनी या लीवर फेल हो जाता है तो पैर का काफ है ना, ये पैर का पंजा और ना चेहरा, ये क्या हो जाता है, ये भी वैसा ना दिखता है, समझ रहे हो, ये भी ना वैसा दिखता है, तो डॉक्टर वही करता है। किडनी पेशेंट को क्या करेगा, हार्ट या लीवर पेशेंट को ऐसे पैर को या गाल को ऐसे दबा के, पैर को यूजुअली वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, पंजे वगैरह ऐसे दबा के देखते हैं, अगर वो वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत है। और कितना मिलीमीटर सप्रेस हुआ था, उससे भी ना मतलब किसी रोग के क्या कहना चाहिए, क्रॉनिक होने का पता लगता है। 3-4 मिलीमीटर अंदर घुसा हुआ है तो वो ऑर्गन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। एलएफटी कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना, और उसके बाद आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, एलएफटी होता है लीवर, आरएफटी होता है रीनल, रीनल मतलब किडनी, ये सब करवाते हैं तो उसे पता लगता है। नहीं, अब आफ्टर बर्थ होने वाली बीमारियां हैं, बच्चा बड़ा होता जाता है धीरे धीरे और लक्षण प्रकट होने चालू हो जाते हैं। और मरासमस तो इतना ज्यादा सीवियर है, जैसे आप डॉक्टर हो, ये रूम में चेयर में बैठे हो ना, बोलते हैं ना नेक्स्ट पेशेंट नेक्स्ट पेशेंट, बच्चा पैदल चल के आएगा ना, हम लोग को पता है पैर के पंजे के नीचे मसल रहता है थोड़ा सॉफ्ट मसल ऐसा, तभी तो कुशन टाइप का चलते बनता है, वो ना ऐसा आवाज आता है लिटरली खट खट ऐसा। अब देखो इसको हाथ को रखूंगा ना ऐसा, तो आवाज नहीं आ रही है, ये थप थप आवाज आएगा क्योंकि यहाँ मसल है, वहाँ ये ऐसा चलेगा तो बच्चा खट खट बजता है, क्योंकि उसके ना पैर का एड़ी और नाक वो जो उंगली है टकराता है जमीन में, खट 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 आवाज आता है, ये पूरा हड्डी मतलब उसमें मसल नहीं, तो वो है मरासमस। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ना एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो क्या क्या है हम लोग को और भी पढ़ना है, जैसे कि इसमें एक और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं मैं, ये प्रोटीन तो यहाँ से आपके टीचर वाले एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है। दूसरा हमको देखना है ये विटामिन, विटामिन वाला चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे पूरा, लेकिन ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में कैसे फर्क पड़े, वही जो मैंने थोड़ी देर जस्ट पहले बताया कि आप क्या है, पुराने आए हुए प्रश्नों को एनालाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा, पता लगेगा 10 साल में 6-7 बार पूछ दिया, अब 4 दिन बाद एग्जाम होने वाला है तो हम लोग क्या करते कि वह भगवान भरोसे अब नहीं हो पाएगा, भगवान नहीं, लेस इंपॉर्टेंट को छोड़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाना है उन 4 दिनों में। पता लगा उसमें 5-6 क्वेश्चन आए तो 2-3 तो बना के आए, एक एक क्वेश्चन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्लियर है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो हमको ना कुछ छोड़ना स्किप नहीं करना है, पूरा गए, पता लगा 5-6 क्वेश्चन आए, 5-6 नंबर पूरा गया हमारा, वैसा नहीं। तो ये दोनों देखो पढ़ना सब है, इसको बार बार और ज्यादा पढ़ना है, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आ रहे तो किसी भी हाल में गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, इसका हिस्ट्री काशी और करो मरासमस का देखना पड़ेगा वर्षा। ठीक है, कहाँ किस देश में, साउथ अफ्रीकन कंट्री में मिला था वैसे सबसे पहले, इथोपिया, युगांडा, बुरुंडी, ये सब जो जगह है ना, वो अंडर प्रिविलेज कंट्री है, वहीं देखा गया था सबसे पहले। एमपी को भी बोलते थे, मध्य प्रदेश था ना पहले, छत्तीसगढ़, तो इसको ना भारत का इथोपिया बोला जाता था, यहाँ बहुत ज्यादा था केसेस का। ठीक है, अब लेकिन हालत सुधर रही, अभी भी है कुपोषण, जब बस्तर और सरगुजा संभाग में बहुत कुपोषण है। ठीक है, तो बीच बीच में आंगनबाड़ी वाले सुपरवाइजर लोग एक तो डेटा को कलेक्ट करते हैं घर घर जाके। ठीक है, आपका भी हेल्प लेंगे स्कूल में, है ना, जब जॉब में जाओगे, तो इसी कारण आपके सिलेबस में रखा गया है। वो ना क्या है पता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं, पानी भर गया रहता है, वो जन्मजात होने वाली बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं, सिर वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन करके कैसे निकालेंगे, उसका भी ग्रेड है, शुरुआत में हो जाता है ऑपरेशन छोटा मोटा, बड़ा कहीं ट्यूमर बन गया दिक्कत, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं उसको, वो ये इसका प्रॉब्लम नहीं, वो अलग प्रॉब्लम। रिकेट्स ना क्या होता है, हड्डियों की बीमारी है, वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। और मरासमस नहीं, सूखा रोग बोलते हैं, सूखता नहीं है भाई, उसमें क्या होता है पता है, रिकेट्स में उंगली हड्डियां टेढ़ी हो जाती, हमारी हड्डियां सीधी है ना, मरासमस में सॉरी रिकेट्स में क्या होगा पता है, एक हाथ ऐसा, हाथ ऐसा, पैर ऐसा, घुटने से हमारे पैर सीधे रहते हैं ना घुटने से, तो ऐसा तिरछा पैर, वो उसको रिकेट्स बोलते हैं, सूखा रोग नहीं, सूखा ऐसा सूखता नहीं है आदमी,
क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, हड्डी और मांसपेशियों का विकास कोऑर्डिनेशन दोनों साथ साथ होता है। तो क्या होगा पता है, हड्डियां यदि ना कम विकसित होंगी तो मांसपेशियां चिपक जाती हैं उसके ऊपर में, या मांसपेशियां में नर्व काम नहीं करेगा तो हड्डियों का विकास नहीं होता, तो वो उसको सूखा रोग बोलते हैं। वो विटामिन डी की कमी से होता है, ये अलग है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और मरासमस और क्वाशियोरकर हड्डी की बीमारी नहीं है, हड्डी की बीमारी नहीं, पोषक तत्वों की कमी है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ना बो शेप्ड बोन, धनुष के जैसा ऐसा तिरछा हो गया है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जितना पढ़े उसको पढ़ के आइएगा ईमानदारी से। ठीक है, घर में पढ़ना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, कई लोगों का सब्जेक्ट नहीं है तो मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, समझाने के लिए मैं हूँ, बट आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, बिना पढ़े कुछ